नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। केवीएस ईवीएस का टॉपिक वाइज कोर्स करा रहे थे। आखिरी आज हमारा वीडियो रह गया है क्योंकि बाकी सारे टॉपिक वाइज भी करा चुके हैं, क्लास 3, 4, 5 भी करा चुके हैं। तो इससे पहले क्लास नंबर 4 देखा था, एक ही वीडियो में पूरा क्लास 4 कवर किया था। साइड में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ये ओवरऑल पार्ट नंबर 12 है और क्लास 5 जो है आज हम कवर करेंगे। यहाँ पर जो पहला चैप्टर आपका है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, आपको याद होगा तो पहला वाला जो क्लास 3 कराया था उसमें हमने इसका पहला चैप्टर करा दिया था, ताकि जो वीडियो है वो आपका बराबर लेंथ का रहे, क्योंकि इसमें काफी चैप्टर हैं, काफी कुछ याद करने वाला है। तो ये स्लॉथ वगैरह सब करा चुके हैं। अगर नहीं देखा हो तो वो क्लास 3 वाला टॉपिक देख लीजिएगा, उसमें ये सारी चीजें करा चुके हैं। अभी ये जो देख रहे हैं गाय के सोने वाला, ये भी मैंने बताया था कि सीटेट में अभी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा भी गया था। तो ये सारी चीजें क्लास 1 की देख चुके हैं। अब यहाँ से क्लास 2 से हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें चैप्टर है हमारा कहानी सपेरों की। इसमें बताया गया है, सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूं, हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। तो याद रखने वाला पॉइंट क्या है, क्या कहते हैं इनको, कालबेलिया कहते हैं। जब मैं सांप के डंक के निशान से ये जानने की कोशिश करता हूं कि किस सांप ने काटा है, उसे मैं सांप के काटने की दवा जो है वो देता हूं। पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो केवल इतना आपको पता होना चाहिए कि सांप का जो डंक होता है उसके निशान से हम पता लगा सकते हैं सांप कौन से सांप ने काटा है। दूसरा, इन लोगों को या कालबेलिया समूह जो है इससे संबंधित है, ये याद रख सकते हैं। और दोनों टाइप के सांप होते हैं, जहरीले और बिना जहरीले। इसके अलावा जो बीन बनाई जाती है सांप की, उसके अंतर्गत आपको किसका किसका यूज किया जाता है, तो बीन, तुंबा, खंजरी, ढोल। ढोल के अलावा जो बाकी तीनों बाजे होते हैं वो सूखी लौकी से भी जो है वो बनाए जाते हैं। सांप जो है किसानों के दोस्त भी होते हैं। कैसे होते हैं? सांप जो है वो खेतों में फसलों को चूहों से बचाने का काम करते हैं, क्योंकि अगर चूहे फसल को खा लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो सांप क्या करते हैं, चूहे खा जाते हैं। साइड में आप एक चित्र देख रहे हैं, कालबेलिया नाच की एक मुद्रा, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला, 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। केवल 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। चारों के नाम दिमाग में आपके क्लियर होने चाहिए। अब सांप जब भी किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले जो दांत होते हैं उनसे उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और इस जहर से बचने का एक उपाय है कि जिस भी व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली सीरम दी जाती है, दवाई सीरम दी जाती है। ये सीरम जो होता है सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये एक अलग सा पॉइंट है कि जिसने काटा है उसी के जहर से ही उसको बनाया जाता है और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। तो ये जो चारों नाम देख रहे हैं ना, अफाई, करैत, दुबैया और नाग, इनके चारों के नाम याद रखिएगा। और इनको चारों को अगर क्रम से याद रखना है तो डाकन याद रख सकते हैं, DAKN करके अगर आप देखिए लिखेंगे तो डी से आपका हो जाएगा आपका दुबैया करके, ए से आपका हो जाएगा अफाई करके, के से आपका हो जाएगा करैत करके और ना से आपका हो जाएगा नाग करके। आगे बात करते हैं अगला चैप्टर नंबर 3, चखने से पचने तक। इसमें बताया गया है आंख बंद करके स्वाद पहचानने के संदर्भ में कि बच्चों को ये आप प्रोत्साहित कर सकते हैं खेल के माध्यम से। बाकी कहानी पेट में झांका जाना भेद भेद करके ये कहानी दे रखी है। इसमें एक फौजी के बारे में बताया गया है। 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। उस गोली से जख्मी हो गया था। तो डॉक्टर का नाम था बोमोंट, नाम इनका याद रखिएगा। बोमोंट के पास ले गए। डॉक्टर ने क्या किया, उस व्यक्ति का नाम था मार्टिन, उसको अच्छी तरीके से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जो जख्म था वो ठीक होने लगा था, पर पेट का छेद जो था जहां गोली लगी थी वो नहीं भरा था। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई है और पेट की चमड़ी ने बढ़ करके छेद को ढक तो लिया था। ठीक इसी तरीके से जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है ना, आप देखते हैं पीछे उसके आपका जहां पर छेद होता है उसके ऊपर वो वॉशर ऊपर उठा हुआ होता है। तो वही यहां पर समझाने की बात की गई है। तो आपको यहां पर 2 नाम याद रखने, बोमोंट नाम याद रखना है और दूसरा जिसके बारे में देखा, मॉर्टिन के बारे में। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जो निचली तह थी उसको दबाने पर छेद में से पेट में आप झांक सकते थे। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। और डॉक्टर जो बोमोंट थे उनको मॉर्टिन का या अजूबा जो है वो पेट में क्या मिला, मानो एक खजाना मिल गया। इसमें उन्होंने वैज्ञानिकों को ये निकाला निष्कर्ष कि पेट में जो होते हैं वो पाचक रस होते हैं। आपको याद रखना है ये पॉइंट। और उनका क्या काम होता है, पाचन में कैसे मदद करते हैं, भोजन को तरल बनाने में हेल्प करते हैं। और पेट के पाचक रस को बाहर एक अगर ग्लास में आप निकाल लिया जाए
खाने की कोई चीज उसमें डुबोकर उसमें रख दी जाए तो वो पड़ी पड़ी पच जाएगी, ये भी इनके द्वारा बताया गया था। तो अगर नाम बोमोंट या मार्टिन का देखने को मिले तो पाचक रस से संबंधित इन्होंने बताया था। ये आप चित्र भी देख सकते हैं, जो भी चीजें हमने बताई आपको इस तरीके से ये है आपका ऊपर से लेयर से कवर हो जाता था। और ये है आपके डॉक्टर मार्टिन, नहीं ये डॉक्टर मोड आपके बोमोंट है, और ये जो लेटा हुआ व्यक्ति है ये है मार्टिन। आगे बताया गया इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया था। फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 जो बारीक टुकड़े थे वो उन्होंने सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस गिलास को उतने टेम्परेचर में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है। अब दूसरा याद करने वाला पॉइंट यह है कि हमारे पेट के अंदर कितना टेम्परेचर होता है, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। हमारे पेट में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा मछली के सब टुकड़े पूरी तरीके से घुल चुके थे। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को जो है वो खिलाया। अलग अलग भोजन पाचन में कितनी देर लगी उसको लेकर के यहाँ पर उन्होंने बताया, और ये एक लिस्ट तैयार की। जैसे आप देख रहे हैं कच्चा दूध जो है उसके पचने में लगता है समय 2 घंटे 15 मिनट का, और ग्लास के पाचक रस में उसे 4 घंटे 45 मिनट, लगभग डबल से भी ज्यादा। उबला दूध को पाचन में पेट में समय लगता है 2 घंटे, और ग्लास के पाचक रस में लगभग 4 घंटे 15 मिनट। तो आप कोशिश ये कीजिए, आप ये जो पेट में पाचन का समय इसको याद रखिए, क्योंकि बाकी जो समय है वो इससे जस्ट डबल है लगभग लगभग। इसी प्रकार पूरी तरीके से उबला अंडा जो है पेट में 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे में पच जाता है। कम उबला अंडा 3 घंटे समय लगता है। कच्चा अंडा फेटा हुआ 2 घंटे समय लगता है, और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो कच्चा दूध, उबला दूध और अंडा, इन तीनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाकी यहाँ पर पाचक रस में भी आप देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक तरफ तो काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, और उड़ीसा के काला हांडी जो जिला है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, पर गरीबी को लेकर के यहां पर बताया गया था। परंतु केवल आपको इतना याद रखना है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिला जो कि चावल के लिए फेमस है। अगला चैप्टर आपका है खाए आम 12 महीने। 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय होते हैं। जैसे दूध को अगर आपको बचाना है तो एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में आप उसे रख दें। पके हुए चावल को लेकर के आपका है कि गीले कपड़े में आप उसे लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया जो है उसको आप उबालते हैं। अगर आपको ये सब जो तरीके हैं वो ये बताए गए हैं कि 1 से 2 दिन तक खराब होने से आपको अगर बचाना है। प्याज लहसुन को अगर बचाना है तो खुले में रखते हैं, नमी से बचा करके रखते हैं, बेसिकली ये ध्यान देना है। हरी धनिया उबाल देते हैं, पके चावल गीले कपड़े में लपेट देते हैं, दूध जो है एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। अब अगला इसी के अंतर्गत पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम नामक गांव है जहां पर मामिडी तांड्रा ये कहते हैं आम पापड़ को। तो सीधे आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामिडी तांड्रा के नाम से जाना जाता है। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार बनाया जाता है, आम पापड़ बनाया जाता है, चटनी है, टॉफी है, रस आदि कुछ जो है वो आप बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनता भी है कि आप कैसे संरक्षण कर सकते हैं लंबे समय के लिए। अगला चैप्टर आपका है बीज 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 करके। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, तो इसको आपको याद रखना है कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। अब यहां पर शिकारी पौधे के बारे में बताया गया है। ये आप देख रहे हैं कि फंस गया बेचारा करके लिखा हुआ है। तो इसमें अगर कोई इस तरीके से कीट आता है, जैसे कीट है, ये आता है ढक्कन पर बैठता है तो ये ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है। बाकी सारी विशेषताएं पढ़ते हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण के साथ साथ मशहूर भी है। ये कहां पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में। कहां कहां? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय। अब इसको थोड़ा सा शब्द से एक जोड़ेंगे तो एम वर्ड हो जाएगा। एम मतलब होता है हमारा क्या, लक्ष्य है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जैसा आप देख रहे हैं। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, जो कि आप देख रहे हैं। घड़े से घास खुशबू निकलती है। इस घड़े से एक खुशबू टाइप की निकलती, जिसकी वजह से ही जो कीड़े होते हैं वो खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े क्या होते हैं, वो अंदर फंस जाते हैं और बाहर जो है वो नहीं निकल पाते हैं, और ये आपका शिकारी पौधा कहते हैं, नेपेंथिस कहते हैं। आगे घुमक्कड़ बीज के बारे में बताया गया है कि पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, चलते नहीं है, लेकिन इनके जो बीज होते हैं वो घुमक्कड़ होते हैं। यहाँ पर एक घटना बताई गई है 1948 की, जिनका नाम है जॉर्ज मेस्ट्रल करके। इन्होंने अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे तो उन्होंने ये देखा कि उन दानों पर बीज चिपके हुए थे।
ये कपड़े पहन के गए थे बेसिकली, उन पर बताया गया है कि इन बीजों को वो अपने कपड़ों पर चिपक कर देखकर हैरान रह गए, चिपका देख करके। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों को बारीकी से देखा, बीजों में छोटे छोटे हुक टाइप के थे, हुक जैसे होता है ना, ऐसे फंस जाता है, तो इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। ये देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो, यहां से वर्ड याद रखना है, जॉर्ज मेस्ट्रल का नाम याद रखना है। वेलक्रो से दोनों सतह जो है वो चिपक जाते हैं और खुलने पर चर चर की आवाज आती, जैसा आपने ये जो चप्पल का ये पट्टा होता है ना, जब आप इस पे चिपकाते हैं तो चिपक जाता है, और जो इसको छुड़ाते हैं चर चर की आवाज आती, वही को लेकर के बताया गया है। इसमें ऐसे एक्चुअल में हुक टाइप के होते हैं और दूसरा वाला हुक इसमें जाकर के ऐसे फंस जाता है। वही चीज यहां पर इन्होंने एक दिमाग लगाया कि जैसे बीज जो थे उनके शर्ट पर कपड़े पर चिपक गए थे, और उन्होंने जब इसे माइक्रोस्कोप से देखा, उसमें छोटे छोटे उनको हुक दिखे, वही हुक से इन्होंने इसको वेलक्रो को बनाया। और यह भी बताया गया कि तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल होते हुए भी देखा होगा। आगे बात करते हैं, पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां हैं, ये पक करके सूख जाती हैं, चिटक कर बिखरने लगती हैं, इनकी आवाज आपने सुनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि सोयाबीन की जो फलियां होती हैं, फलियां वो पक करके सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। चली चीन से सोयाबीन, अब यह आपको यहां पर चैप्टर में दे रखा है कि कौन सी चीज कहां से आई है। चाइना से आपका सोयाबीन आया है। मिर्ची जो है वो आपका हमारे यहाँ पुर्तगाल देश के व्यापारी जो है वो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कहां से? दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे पुर्तगाल देश के व्यापारी। क्या लाए थे? मिर्ची लाए थे। भिंडी कहां से आई थी? भिंडी है अफ्रीका की। देखिए भिंडी में क्या है, आपका वर्ड क्या आ रहा है? भिड़ना वर्ड आ रहा है। भिड़ना मतलब होता है किसी से आप लड़ाई झगड़ा ना करें ना, उस संदर्भ में। तो आप क्या कहेंगे कि किसी से भैया फ्री में भिड़ना नहीं चाहिए। अफ्रीका में फ्री आ रहा है, भिंडी में भिड़ना आ रहा है, तो भिड़ना किसी से फ्री में नहीं चाहिए। तो भिंडी कहाँ की है? अफ्रीका की है। इसके अलावा जो और भी ऊपर ये ट्रिक से थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, जैसे मिर्च को आपको जोड़ना है ना, तो मिर्च जब खाते हैं तो जो आपके गाल होते हैं उनमें मिर्च अगर जैसे छाला वाला हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा लगता है गाल में। और किसकी याद आती है? अम्मा की याद आती है। अमेरिका लिखा हुआ है ना, तो यहां पर मिर्ची वर्ड है। मिर्ची कहां से आया? तो गाल में आपके लगता है। और कहां से? दक्षिण अमेरिका। ध्यान रखिएगा, अम्मा वर्ड से थोड़ा सा अमेरिका जोड़ लीजिएगा। तो पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे दक्षिण अमेरिका से। चाइना को भी आप जोड़ सकते हैं कि चाइना भैया लाया था हमारा कोविड, कोरोना। और उसमें क्या हुआ था? बहुत से लोगों की जान गई थी, तो आधे लोग क्या हो गए थे? सो गए थे। आधे नहीं, बहुत से लोग सो गए थे, तो सोया से सोयाबीन ऐसे याद रख सकते हैं। नक्शे में आप यूरोप की अगर बात करेंगे तो यहां से गोभी मटर आया था। और यूरोप में देखिए रो वर्ड बीच में आ रहा है, तो बहुत से लोग होते हैं ना जिनको आलू सब्जी, आलू गोभी मटर में आलू ज्यादा अच्छा लगता है, गोभी नहीं खाते हैं, रोने लगते हैं, नहीं भैया हम नहीं खाएंगे। तो रोने से रो वर्ड आ रहा है यूरोप में। गोभी मटर जो है आपका वहीं से आया था। आलू गोभी मटर की सब्जी बनती है, तो गोभी मटर नहीं पसंद होता है, रो से आप थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। इसके अलावा बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, भाई बहन, ये सब देसी हैं। ये सब देसी हैं, यानी ये कहीं से आए नहीं है, ये हमारे यहाँ ही जो है वो आते हैं। और चाय जो है ये तो आप जानते ही हैं बचपन से, असम, ये तो फेमस है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे, अगला चैप्टर आपका है बूंद बूंद दरिया दरिया। 650 साल पुराने घड़सी सर को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। सर क्या होता है? सर मतलब होता है तालाब, जैसे घड़सी सर में सर लिखा हुआ है, तालाब। तो जैसलमेर के बारे में बताया गया, घड़सी के लोगों ने मिल करके बनवाया था। दोनों तरफ इसके पक्के घाट, सजे हुए बरामदे थे। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़ करके तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं। जो याद रखने वाली चीज है वो लाइन में खींच रहा हूं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं, और लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते जो है वो अलग होते हैं। कभी कभी भीड़ से भी परेशानी होती है। तो ये आपकी विशेषता है अगर बात होगी किसकी? तालाबों के आसपास का जो होता है। आगे बात करते हैं, अलबरूनी के बारे में बताया गया है चैप्टर नंबर 6 में। देखिए पिछला भी चैप्टर 6 ही है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में अलबरूनी की नजर से बताया गया कि 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया था। इसका नाम था अलबरूनी। कहां से आया था? अलबरूनी आया था उज्बेकिस्तान से। और बहुत सी बारीक चीजों को उसने देखा था। बूंद बूंद की कीमत को लेकर यहाँ बताया गया कि घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम था। बावड़ी यहाँ साइड में आप देख रहे हैं, इस तरीके से जीने बने होते हैं ना, नीचे जैसे जैसे जाते जाते हैं तो जीने जो है वो और नीचे जाते रहते हैं, और ये नीचे पानी भरा हुआ है।
तो पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग क्या करते थे, खुद पानी तक पहुंच सकते थे। बावड़ी में ये चीज थी इंपॉर्टेंट। तो लोग कुछ इसे सीढ़ीदार कुआं के नाम से भी जानते हैं। तो सीढ़ीदार कुआं बावड़ी को ही कहते हैं, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और उज्बेकिस्तान से आया था वो तो आपको पता ही होना चाहिए। यहां पर बात की गई उत्तराखंड को लेकर के, ब्याह के बाद नए गांव में आई है, झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाते हैं। इस रिवाज का एक मजेदार रूप देखने को मिलता है, दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर के पूजा करती हैं। तो केवल यहाँ इतना बताया गया, उत्तराखंड में नल की पूजा जो है वो आपका होती है। ये भी नीचे बताया गया 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियां जो है एक बार लोगों को फिर से याद आ गई थी। यहां पर अगले इसी चैप्टर में ही तरुण भारत संघ के बारे में बताया गया है। इस नाम की एक संस्था थी जिसने दड़की माई की मदद कैसे की। ये है आपकी दड़की माई, राजस्थान के अलवर जो है जिला, उसके गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों को पूरा समय घर के काम और जानवरों की देखभाल में जो है वो चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते थे तो गांव छोड़ना पड़ता था। दड़की माई ने एक पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर क्या किया, तालाब बना लिया। और जानवरों के चारे पानी की इसमें परेशानी कम हो गई, ज्यादा दूध मिलने लगा और लोगों की कमाई भी बढ़ गई। तो ये केवल और केवल इनका नाम याद रखिएगा, किससे संबंधित है वो याद रखिएगा। संस्था का नाम तरुण भारत संघ, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला चैप्टर देखते हैं, पानी के प्रयोग। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, हमने बहुत सारी मेहनत की है चीजों को छांटने में, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, तो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मृत सागर के बारे में यहाँ बताया गया है। मृत सागर जो होता है उसमें पानी में नमक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। कह रहा है कि वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना ज्यादा नमकीन होता है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। तो याद रखने वाला पॉइंट ये है, इतना पानी कि चख भी नहीं आप पाओगे और बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो ये होती है कि मृत सागर में हम तैर सकते हैं ऐसे, जैसे आराम से आप बिस्तर पर लेटे हो। जैसे हमने बताया था पिछले चैप्टर में कि नींबू को तुमने पानी के नमक में तैराया था, सेम वही। तो ये किसके कारण होता है, ये डेंसिटी के कारण होता है, घनत्व के कारण होता है। जितना ज्यादा नमक हो जाता है तो उसके कारण, डेंसिटी के कारण हम जो है वो तैरने लगते हैं। तो मृत सागर की ये विशेषता है। दांडी यात्रा के लेकर के यहां पर बताया गया है कि घटना जो है ये 1930 की है, भारत की आजादी से पहले की है। और तुमने, अंग्रेजों ने आम लोगों के, बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर जो है वो रोक लगाई हुई थी कि आम लोग नमक नहीं बना सकते थे। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगाया जाता था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज के लिए गुजारा कैसे हो। तो लोगों को मजबूरी से दुकान से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी उसे बनाने पर बंदिश कैसी। तो उन्होंने लोगों के साथ मिलकर के, अब याद रखने वाला पॉइंट यहां से है, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून जो ऊपर चल रहा था ना कि नहीं नमक बना सकते, उसको तोड़ा। और नमक कैसे बनाया जाता है तो उसको लेकर लिखा है कि समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है और तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं पर रह जाते हैं। इस प्रकार से नमक बनाया जाता है। तो दांडी यात्रा 1930 की घटना, और इस प्रकार से नमक आपका आया। आगे अगला चैप्टर नंबर 8 है, मच्छरों की दावत। चैप्टर का नाम कहीं नहीं याद रखना है आपको, केवल हमने यहां पर समझाने के लिए लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर में क्या चीजें दे रखी हैं। आपसे बनेगा तो क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट से ही बनेगा। तो यहां पर ये बताया गया है, यहां पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई है साइड में। इससे किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो लिखा है फीवर विद चिल्स एंड रिगॉर्ड्स, यानी कि ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। तो क्वेश्चन हो सकता है ऐसे ही आपसे डायरेक्ट बन जाए कि किससे पता चलता है। मलेरिया की दवाई को लेकर के लिखा है कि मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की जो छाल है उससे बनाई जाती थी। ये याद रखना है आपको, पहले छाल से बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। तो पहले डायरेक्ट यूज होता था, पर अब उसकी दवाई बनाई जाती है, मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से। अगले इसी चैप्टर में एनीमिया के बारे में दिया गया है कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से आपका एनीमिया नामक रोग होता है। किससे किससे आपको यहां पर
आयरन मिलता है, जिसमें गुड़ हो गया, जिसमें आंवला हो गया और हरी पत्तेदार सब्जी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान होगा तो कई बार हम करा चुके हैं, ये पेपर में पूछा भी जा चुका है और यही एज इट इज क्वेश्चन कई बार आपको कराया भी है हमने। शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है, इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और इनमें फुर्ती कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उन्हें समझने में भी परेशानी होती है। अगर आपका एनीमिया रोग है आप में, या हीमोग्लोबिन की कमी है, या आयरन की कमी है, तो ये आपके लक्षण होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। हो सकता हो डायरेक्ट यही पूछ ले कि आयरन की जो कमी होती है वो कौन कौन से लक्षण दर्शाती है। लिख दे, एक में शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है, एक में लिख दे बच्चे से ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं, एक में लिख दे फुर्ती कम होती है, एक में लिख दे कि जो कुछ पढ़ाया जाता है उन्हें समझने में परेशानी होती है। अब आप सोचेंगे बाकी तो तीनों सही लग रहे हैं, क्या पढ़ाया जाता समझ में नहीं आता, क्या ये भी हो सकता है? तो ये भी है, इसीलिए आप ये चीजों को पढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे। यहां पर एक रिपोर्ट भी लिखी गई है, क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट करके, जिसमें बताया गया है एनीमिया के बारे में कि किस प्रकार से आपकी ये वैल्यू आपकी जीएम बटे डीएल में आती है। नॉर्मल रेंज है 12 से 16 के बीच में, यहां पर 8 देख रहे हैं मतलब कम है, यहां 10 10.5 देख रहे हैं तो कम है, मतलब ये बताया गया है। नॉर्मल रेंज आप याद रख सकते हैं 12 से 16 जीएम प्रति डीएल करके आपको दे रखी है। अब यहां पर आपको बताया गया कि आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, सावधान रहिए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आपको हो सकता है। आसपास पानी जमा ना होने दें, गड्ढों को जो है वो भर दें, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। इसके अलावा तालाबों में मछलियां छोड़ें ताकि वो मच्छर के लार्वा को खा लें। मच्छरदानी का यूज करें और जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें, जिससे क्या होता है, जो लार्वा होता है उनका वो तैर नहीं पाता है। बाकी यहाँ पर मच्छर के पेट की कहानी को लेकर के लिखा है कि मजेदार किस्सा है, आज से लगभग 100 साल पहले का एक वैज्ञानिक ने ये पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, किसने पता लगाया? तो आप क्या कहेंगे, रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया। नाम याद रखिएगा कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, किसने पता लगाया? रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया। ठीक। और मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी जो थी वो कहानियां पढ़ने में थी, कविता लिखने में थी, संगीत में, ड्रामा में, इन सब में थी। खाली समय जब था तो यही सब किया करते थे, वो यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो बेसिकली आपको याद रखना है केवल मलेरिया मच्छर से फैलता है, रोनाल्ड रॉस ने बताया था। और ये जितने भी आपके यहाँ पर दे रखे ना कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मच्छरों से हो सकते हैं, वो आपको जरूर ध्यान रखना है। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी, बीमारी ज्यादा बारिश और दलदले वाले जो इलाके होते हैं ना उनमें पाई जाती थी। कुछ लोगों को यह सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस नहीं होती है जिससे बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में पहुंचते कैसे होंगे। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाजा लगाया और कहा मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए उन्होंने 2-3 दिन में रात जो मच्छर हैं उनके पीछे पड़ गए। हम एक एक मच्छरों के पीछे बोतल लेकर दौड़ते थे, फिर मलेरिया के मरीज जो थे उनको मच्छरदानी में बिठा करके उन मच्छर की दावत देते थे और एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता था। इस तरीके की घटनाएं पहले थी, पर इनसे क्वेश्चन बनता नहीं। क्वेश्चन इन पॉइंट से बन सकता है कि माइक्रोस्कोप से उन्होंने ये बारीक जीवाणु देखे थे। ये सब पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी लिखा है कि सिकंदराबाद के अस्पताल के वो दिन याद रहते हैं, मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झाग। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया था। माइक्रोस्कोप पर बारीक झुक कर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधली सी हो जाती थी, गर्दन अकड़ जाती थी, इतनी गर्मी थी कि पंखा नहीं झेल सकते थे, और माइक्रोस्कोप में ये सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगता था। और विशेषता जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि जो हमने सफलता प्राप्त की वो ये कि उनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। इतना केवल याद रखिएगा। तो यहां पर याद रखने वाला है कि पर्वतारोहण को भाषा में रैपलिंग कहते हैं, तो बस इतना याद रखना है। एक बार फिर मैं बेझिझक जो है निडरता से जो चट्टान है उससे निपटने, निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। बाकी कुछ पॉइंट नहीं है, केवल इतना रैपलिंग वाला ध्यान रखिएगा। रॉक क्लाइंबिंग याद रखिएगा, मिजोरम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बछेंद्री एवरेस्ट। बछेंद्री पाल जो है वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने वाली हैं। इनके बारे में लिखा हुआ है कि 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई, वहां अपनी सहेलियों के साथ वह खेली, खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की जो चोटी है उस पर चढ़ गई। और चढ़ तो गई लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई, वहां था केवल गुप्त अंधेरा, पास में कुछ और था नहीं। तो ये गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना थी। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ
माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगे। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम इसका सागर माथा है। ये 1984 का समय याद रख सकते हैं। गाइड करने वाले का नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था, इनका नाम याद रख सकते हैं। 12 वर्ष की ये घटना थी, ये याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं धमाके को लेकर भी इसमें बताया गया है कि 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थी। चढ़ाई के दौरान 15 मई को लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची थी, बेहद थकी हुई थी और फिर एक धमाका हुआ और उस धमाके में बछेंद्री जो है मानो बर्फ की चादर से लिपट गई थी। ये क्या था? ये भयंकर बर्फ का तूफान था। बाकी लोग तो लौट गए थे वापस, लेकिन बछेंद्री पाल जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ी, इन्होंने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 यानी 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागरमाथा पर कदम रखा। तो जितनी चीजों पर मैंने लाइन खींची है ना, बस उतना ही आपको याद रखना है। बाकी सारी चीजें लिखी हैं एक भूमिका को समझाने के लिए। और यहाँ लास्ट में लिखा है करीब 43 मिनट पर तक वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला जो है वो बन गई हैं। विश्व की कौन थी? विश्व की जो थी उनका नाम था जुनको तबई करके। अब यहाँ पर अगला चैप्टर है बोलती इमारतें। गोलकुंडा के लेकर बताया गया है। ये बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवारें बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार 87 इसमें बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम है। यहाँ पर छेद बताया गया, बुर्ज बताया गया है। 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक जो है वो राज किया था। यहाँ पर बाकी चित्र भी आप देख सकते हैं। इसमें एक बड़े से गेट में छोटा दरवाजा बना हुआ है, उसको लेकर दिखाया गया है। फिर इसी चैप्टर में जब टेलीफोन नहीं था उसको लेकर के यहाँ बताया गया है कि दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े हो रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाने और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो केवल इनके नाम से इस चीज को आप याद रख सकते हैं। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में ये सुनाई देता है। आगे बात करते हैं, अगला चैप्टर है सुनीता अंतरिक्ष में करके। यहाँ पर बच्चों को कल्पना चावला और उनकी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। और जो इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ खास नहीं है, उनकी एक किताब के बारे में बताया गया है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय आइजैक एसिमोव करके हैं। और अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा होगा, पते की ये भी बात है। बच्चों की कल्पना कई बार उन विचारों से मेल भी खाती है। और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी लिखा है कि पृथ्वी जो होता है उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, कई बार बड़ों को भी ये चक्कर में डाल सकता है। तो केवल इतना ध्यान रखिएगा, भारत के सापेक्ष कौन है? तो अर्जेंटीना है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है, भारत के सापेक्ष अर्जेंटीना। सुनीता अंतरिक्ष में लेकर के यहाँ पर बताया गया है। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं पाते हैं, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहता है। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते हैं, बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं, फिर हाथ मुंह साफ करते हैं। ऐसी घटनाएं अंतरिक्ष में देखने को मिलती हैं। खाना भी अजीब तरीके से वहां खाना होता है। सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब सब उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। चल ना पाने वाली दिक्कत को लिखा है कि हम हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, ये सब आदत वहां पर आसान पड़ जाती है, मतलब आदत पड़ जाती है। हर जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है, कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे में दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, लेकिन मुश्किल भी था। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी से 350 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि आसमान, बच्चों को क्या आप सिखा सकते हैं, आसमान को निहारने में बच्चों और बड़े सभी को मजा आएगा। और उपग्रह, ग्रह जो है, तारे, उनको समझने में जो है वो आप हेल्प कर सकते हैं। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं, कोई चमकती चीज अगर तेज गति से चलती है तो वो उपग्रह हो सकती है। टूटता हुआ तारा, उल्कापिंड, वो होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। बस इतना सा याद रखिएगा।
और नीचे ये भी बताया गया है, सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते हुए देखा था और 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ये समय याद रखिएगा, 1969 वाला। आगे सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है कि उनको खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट था, तैराकी पसंद थी और पढ़ाई में इंटरेस्ट मतलब आगे कभी नहीं, उन्हें गोताखोर यानी डाइवर बनना चाहती थी पर हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि आगे की पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकते हैं। फिर क्या, सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की और ट्रेनिंग ली और अब वह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी। सुनीता ये भी कहती हैं कि जो चाहो वो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, जो भी काम करो उसे पूरे मन से करो, कई दरवाजे अपने आप जो है वो खुलते जाते हैं। सुनीता ने जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वो आगे क्या बनना चाहती हैं तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वो बच्चों को समझा पाए कि विज्ञान और गणित कैसे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये इनके बारे में, इसमें इसलिए मैंने इसको बताया है क्योंकि कई बार पॉइंट पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है या ये क्या बनना चाहती थी, ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है, तो वो पता होना चाहिए। अब अगला चैप्टर है 12 नंबर, खत्म हो जाए तो करके। शिक्षक संकेत को लेकर बताया गया है कि अपने इलाके के आसपास का जैसे हाईवे राजमार्ग है उसको आप एग्जाम्पल के जरिए बच्चों को समझा सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल डीजल खनिज के लिए यूज किया जाता है, उसको लेकर समझा सकते हैं। जमीन से खजाना को लेकर बताया गया कि ये पता लगाना आसान नहीं कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है, तो वैज्ञानिक जो होते हैं खास तरीके का यूज करते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीन डाल करके तेल ऊपर खींचा जाता है। अब याद रखने वाला पॉइंट ये है कि निकाला गया जो तेल होता है वो गहरा रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छिपी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं और अलग अलग साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है और इसी तेल में हमें मिलता है कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। और एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस, मोम, कोल तार और ग्रीस भी इसी में ही मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने में भी तेल का यूज किया जाता है, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इसको भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन चुका है सीटेट में वो इस लाइन से बन चुका है, गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार, यानी जो निकाला जाता है तेल कैसा होता है, तो उसके ऑप्शन अलग अलग दिए गए थे सीटेट वाले पेपर में, आप देखेंगे तो गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। अगले की बात करते हैं, तो कक्षा में पोस्टर पर आप जो चर्चा है वो कर सकते हैं। इस बातचीत से जो है आपका ये समझ बच्चे में पैदा होगी, पेट्रोल डीजल कैरोसिन या एलपीजी ये सब जमीन के अंदर से निकलने वाले खनिज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। हम सभी को हमारे जीवन में अलग अलग इनका यूज होता है वो बता सकते हैं। हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले लकड़ी सूखी टहनियां आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए नहीं, आग सेकने पानी गर्म करने रोशनी के लिए भी यूज करते हैं। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीजों का भी इस्तेमाल होता है जैसे कैरोसिन एलपीजी खाना पकाने की गैस कोयला बिजली आदि। अगला चैप्टर है बसेरा ऊंचाई पर। इस चैप्टर में बताया गया है रेगिस्तान को लेकर के, ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनर यहाँ पर पहुंच गए। लोनर बाइक को लेकर लिखा है और ये लेह के लेकर के बताया गया है। और यहाँ पर जो इलाका है सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। दूर दूर तक दिखते हैं बर्फ से ढके हुए पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। यहाँ पर शांत गली में मौजूद पत्थर के सुंदर मजबूत घर को देखा। लोनर यहाँ पर मेरी सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल को लेकर लिखा है। लोनर मोटरसाइकिल का नाम है। लोनर का अर्थ वैसे होता है अकेला रहने वाला। बस आपको यहाँ लेह की विशेषताओं को याद रखना है। आगे बात करते हैं, इसमें ये बताया गया आप बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। रेगिस्तानी रेतीले गर्म नहीं होते हैं और लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहां पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, वो उसको चर्चा कर सकते हैं। ये भी बताया छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती हैं, ठंडे दिनों में भी यूज में लाई जाती हैं। जब फल सब्जी उनका आगे की लद्दाख की विशेषता है कि घर जो होते हैं वो 2 मंजिला के होते हैं। पत्थर जो है उनको काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना होता है। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की होती है। अंदर अंदर से घर छप्पर जैसा लगता है। हर तरफ घास फूस पड़ी होती है। तासी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहले मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उनका परिवार बहुत ही ऊपर की जो मंजिल है उस पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी। जरूरत का सामान इकट्ठा करते रहते थे। बाकी सर्दी के दिनों में अक्सर उनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास रहता है। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं और मोटी दीवारें होती हैं। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से वहां पर बचाती हैं। तो आपने देखा होगा अधिकतर लद्दाख से क्वेश्चन बनते हैं ना, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहता है कि छतें कैसी होती हैं और माहौल
कैसा होता है वहां का, उसको लेकर के। यहाँ पर चांगपा को लेकर के बताया गया है, घुमंतु लोग हैं, हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते हैं, भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से अपनी जरूरत का वो सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट, ऊन, ये सारी चीजें। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर होता है। चांगपा घास तरीके की जो बकरियां हैं उसको पालते हैं। इनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी उन बकरियों के लिए बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतना मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यहाँ की जिंदगी है। टेंट को ये रैबो कहते हैं, इस चीज को याद रख सकते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो गया चांगपा घुमंतु लोगों के बारे में। यहाँ पर चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी और आपको पता है ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, पहाड़ों पर चढ़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया जाता है। तो ये सब बच्चे को समझाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है, पहला पॉइंट याद करना है। इतनी गर्मी पर मोटी बिल्कुल नहीं होती है। ये पश्मीना बनता है कि पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। ये सर्दियों में टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो कि गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर के तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर के होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जा सकता। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। और अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर के एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। 250 घंटे, समझ सकते हैं कितना बड़ी वैल्यू है। तो ये सब याद रखना है आपको, और बस इतना ही याद रखना है। तो 250 घंटे पश्मीना शॉल, बकरी के 6 मिलाकर के एक शरीर का, आपके शरीर का एक बाल के बराबर, 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी। और जो मोटी बिल्कुल नहीं होती पश्मीना शॉल, टेम्परेचर को लेकर के लिखा है 0 सेंटीग्रेड से भी कम -40 डिग्री, और 5000 मीटर की ऊंचाई। अब अगला है, अपने टेंट को रैबो कहते हैं, ये हमने भी बताया था कि चांगपा पट्टियां बनाते हैं। पट्टियां 9 डंडों के सहारे जमीन से बंधी थी। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे के आसपास की जो ऊंची जमीन होता है उस पर टेंट लगाया जाता है। साइड में आप रैबो देख सकते हैं, तो रैबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनाई जाती है। तो ये चांगपा जनजाति जो भी हमने देखा ना, उसी को लेकर के बताया गया। इसे चांगपा लेखा भी कहते हैं। लेखा की दीवारें जो होती हैं वो पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाते हैं। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकाल करके गिन करके चराने ले जाते हैं और फिर वापस लाते हैं। और वहां की औरतें और जवान लड़कियों का ये रोज का काम है। यहाँ पर लेह को लेकर के बताया गया है, यात्री डल झील में शिकारे में घूमने का मजा ले सकते हैं। तो डल झील में शिकारा होता है, शिकारा वही नाव का नाम है। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का, श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का, और घर भी ऐसे खास थे वहां के मौसम के अकॉर्डिंग। अगला यहाँ पर बताया गया है कि कश्मीर के हर गली जो है उस कूचे में दिखती है एक बेकरी। ये बेकरी देख रहे हैं, कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, इस दुकान या बेकरी से खरीदते हैं। तो ये एक अलग सा पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कश्मीर को लेकर के। श्रीनगर के पॉइंट भी यहाँ दिए गए हैं। श्रीनगर में बाहर से आई कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं, बीच से इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी आप देख रहे हैं। इसमें एक खास डिजाइन होता है जिसका नाम होता है खत्म बंद करके, जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। जिक्सा पजल हमने पहला जो 3rd क्लास वाली एनसीईआरटी थी उसमें बताया था ना, जिनको जोड़ करके आप पहेलियां सॉल्व करते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत होती है जालीदार खिड़कियां। ये देख रहे हैं जालीदार खिड़कियां, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इनको डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नजारा दिखता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, अच्छे हैं, याद रखने वाले हैं। इसके अलावा बोट की तरह बने जो लकड़ी के डोंगे होते हैं पानी पर तैरते रहते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं। श्रीनगर को डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में नए परिवार कहते हैं। जो डोंगे होते हैं उनमें कई परिवार रहते हैं, और मकान की इस तरीके के इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं, इसमें भी अलग अलग बने होते हैं, वो बताया गया है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख करके बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई भी की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, और घरों की छतें ढलवा होती हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत होती है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिला करके डिजाइन
जैसे बनाई जाती है ना, उसको लेकर के लिखा है, मिला करके बनाना। घर के दरवाजे खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब भी होते हैं। तो ये सबसे क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से बन सकता है, तो किसी को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने वैसे ही आपके लिए सारी चीजें छाट के ही रखी हैं। बात करते हैं अगला चैप्टर हमारा, जो कि है जब धरती कांपी। 14 नंबर चैप्टर है, 22 तक हमारा आखिरी है, और आखिरी के चैप्टर में ज्यादा है भी नहीं कुछ। यहाँ पर धरती कांपी को लेकर लिखा है कि कैसे आप भूकंप आए तो बच सकते हैं। फर्श पर लेट करके किसी मजबूत चीज या मेज को आप पकड़ लें, छिप जाएं, और इस तरीके से कंपन जाने तक, उस जब रुक जाए कंपन तब आप बाहर निकले। यहाँ पर 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, कम से कम हजारों लोगों के मरने की आशंका को लेकर यहाँ बताया गया है। तो बस केवल इतना ध्यान रखिएगा, 2001 में भूकंप। अगला चैप्टर 15 है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। यहाँ पर ठंडी या गर्म हवा की अवधारणा को समझाने के लिए आप गतिविधियां आयोजित करा सकते हैं, जैसे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे एक ही बार में ये चीजें समझ पाए, आप अलग अलग अनुभवों से जोड़कर समझा सकते हैं। यहाँ पर घड़ी के लेकर के बताया गया है कि घड़ी की सुई से होती हुई टिक टिक की आवाज तो तुमने सुनी होगी, क्या तुमने कभी देखा है? जो डॉक्टर होते हैं हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगा करके हमारी धड़कन सुन सकते हैं। तो अपनी धड़कन अपने कंधे से कोहनी तक की लंबाई को एक रबड़ पाइप लो, मतलब उसको बताया गया है कि कैसे कैसे आप उसको बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। स्टेथोस्कोप तो वैसे आप जानते ही हैं। इसी में ही सांप वाले खेल से हवा के बहाव का अंदाजा लगा सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, इस तरीके से पंखा ऊपर देखने टाइप का है, और नीचे आपने इसमें एक ऐसे सांप जो है वो लटका दिया है। सांप ये प्लास्टिक का है, और जब ये घूमेगा तो ये भी साथ में घूमेगा, इससे आपको पता चलेगा। ये पंखा क्या, आप कोई भी चीज यहाँ लगा सकते हैं, मेन हवा पड़े इस पे तो ये घूमे। तो इससे ये बच्चे बता सकते हैं कि हवा किस डायरेक्शन में है, तो इसके अपोजिट में ये घूम रहा है। वही चीज यहाँ ऊपर बताई गई है कि जब गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है तो सांप घड़ी की दिशा में घूमता है, और जब ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे की ओर आती है तो सांप घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है, जैसे यहाँ पंखे के नीचे आपको बताया गया। बस इतना सा आपको बताया गया है। ये ठंडी और गर्म हवा वाला सिस्टम है, इसको याद रखिएगा। अगला चैप्टर नंबर 16 है, कौन करेगा ये काम। यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बताया गया है कि उनके करीब साथी थे महादेव देसाई, जिनका बेटा था नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा, और नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। वो यहाँ पर काम भी लिखे हुए हैं। ऐसा भी था एक बचपन, वो भी बताया गया है। ये बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ध्यान आया। नाई के पास जाकर बाल काटने को कहा, और उसी को कंपैरिजन करके बताया कि क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है। तो इस तरीके से भीमराव अंबेडकर दुनिया के आगे चल के दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की, और वो तो आप सभी जानते ही हैं। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में बेसिकली यहाँ बताया गया है। अगला चैप्टर नंबर 17 है, फांद ली दीवार। यहाँ पर बच्चों की टोलियां बनाकर उन्हें अलग अलग खेलने के मौके दें। टीम के संदर्भ में बताया, यहाँ बताया गया है कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसकी खेल से होती, ना कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। यहाँ पर बताया गया बच्चों में ये समझ बनाना आवश्यक है, खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से होती है, कि वो किस स्तर का खेलता है। उस चीज को लेकर के आप बच्चे को समझा सकते हैं। अगला चैप्टर 18 है, जहां पर बांध के बारे में, बच्चों की समझ के बारे में बताया गया है कि बांध का उदाहरण आप ले सकते हैं, क्या फायदा होता है बांध से। यहाँ पर अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना, इनमें होने वाली परेशानियां अलग अलग होती हैं। देश के विकास के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, पुल कारखाने हाईवे, उनका क्या यूज होता है वो बच्चे को समझा सकते हैं। अगला चैप्टर है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। यहाँ पर बाजरा को लेकर के आपके चैप्टर में बताया गया है कि कैसे जो बाजरा है उससे जोड़कर बच्चे अपने इलाके में उगने वाली फसल और सब्जियों में जो बदलाव है उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया फसलों के उगाने में कैसे कैसे बदलाव आए हैं, उनके क्या कारण हैं, वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी बताए गए हैं, जैसे आटे की गूंथना भी एक तरीके की तकनीक है, इस बात पर आप चर्चा कर सकते हैं। सूखा आटे को छानना, फिर धीरे धीरे उसका पानी से गीला करते हुए गूंथना, और उसके बाद जानोगे इस तकनीक में खूबी कि अंत में जब आटे का सही स्वरूप हो जाए तो उसे लपेट कर इकट्ठा कर लेना, तो आप ये जानते हैं। 20वां चैप्टर है किसके जंगल। यहाँ पर कहानी को लेकर बताया गया है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है,
यहाँ पर बच्चों को इस संदर्भ में बताया गया है कि सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगल के बारे में समझ बनाने के लिए भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे, वहां के जानवरों का कैसे ताना बाना है, भोजन, आवास, सुरक्षा के लिए कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है। सूर्यमणि को तोरांग भी करके लिखा है कि उसने उस जगह का नाम तोरांग जो है वो रखा था। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। तो याद रखने वाला पॉइंट केवल इतना है, बाकी आपका सब समझने वाली चीजें हैं। एक ये भी पॉइंट, जंगल अधिकार कानून 2007 याद रखिएगा। इसमें क्या था, ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। कम से कम जो 25 साल से जंगल में रह रहे वो वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर उनका हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए, जंगल बचाने का काम भी उनका ग्राम सभा जो है वो करे। तो बस जंगल अधिकार अधिनियम कानून 2007। यहाँ पर झारखंड की कुड़ुक भाषा को बताया गया, मिजोरम का चेराव नाच के बारे में बताया गया है। और मैप में सभी की स्थिति अगर आप देखेंगे तो मैप में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि आप हिमाचल प्रदेश हैं और यहां से आप एमपी जा रहे हैं, तो कौन सी दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। तो आपको मैप में प्रत्येक स्थिति एक एक क्लियर होनी चाहिए, मैप के किसी भी हिस्से से क्वेश्चन बन सकता है। झारखंड की कुड़ुक भाषा, मिजोरम का चेराव नाच, और इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर के दो लोग जो होते हैं उनकी जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं, डंडियों के बीच लोग एक कतार जो है उसमें खड़े होकर कूदते हैं, नाचते हैं। ये इसी चेराव नाच को लेकर बताया गया है। आखिरी आखिरी नहीं, अभी एक और चैप्टर है। 21 चैप्टर में ये बताया गया है किसकी झलक किसकी छाप। यहाँ पर हमने बताया गया कि बच्चों को अपने परिवार के लोगों से मिलते जुलते गुणों के बारे में पढ़ाया गया है। रिश्तेदारों से कुछ गुण मिलते जुलते हैं, उस पर चर्चा आप कर सकते हैं। बच्चों में यहाँ पर बताया गया कुछ गुण होते हैं जो जन्म से अपने माँ बाप से वो पा लेते हैं, कुछ आदतें और गुण हम अपने आसपास वातावरण से ग्रहण करते हैं। ये भी लिखा है, नहीं नहीं तुम परेशान मत हो, माँ या बाप को अगर पोलियो तो ऐसा नहीं कि बच्चे को भी होगा। हर चीज अनुवांशिकता से थोड़ा नहीं आती है। मटर के प्रयोग चिकने या खुरदुरे उसको बताया गया है। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 में थे, जिनका जन्म हुआ था। पढ़ाई का बहुत शौक था, परीक्षा के नाम पर पसीने छूटते थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद एक मठ में रहने का उन्होंने सोचा, और जो भी मिला, विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें परीक्षा देनी पड़ी। और खैर उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर उन्होंने प्रयोग किए। ढेर सारे आंकड़े के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। बाकी यहाँ पर ये निष्कर्ष क्या निकाला वो आगे लिखा है कि मेंडल ने पौधों में क्या पाया। उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना, पौधों के तने का लंबा या नाटा होना। चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बीज भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज तो चिकने खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज थोड़ा चिकना, एक जो बीज है वो थोड़ा चिकना हो, एक थोड़ा खुरदुरा हो। इसी तरीके से रंग के गुण में भी असली जो पीढ़ी होती है उसके पौधों के बीज में या तो पीले होते हैं या तो हरे होते हैं। पीला और हरा गुण उन मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते हैं। यही नहीं, मेंडल ने यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। तो ये इनका प्रयोग था। इसी चैप्टर में भी बताया गया बच्चों को पोलियो जैसी बीमारियों के बारे में बताएं, जो कि जीवाणु से जो है वो फैलती है, जन्मजात नहीं होती है। और कुछ बीमारियां, कुष्ठ रोग के बारे में गलत धारणाएं जो फैली है उसको आप दूर करवा सकते हैं। लास्ट चैप्टर हमारा है 22वां, फिर चला काफिला। तो इसमें बताया गया गुड़ और पूरण पोली के बारे में। ये हमारा लास्ट पेज भी है। चने की दाल की मीठी रोटियां जो हैं इसकी खाई जाती हैं, गुड़ और पूरण पोली की। यहाँ पर बताया गया शिक्षक संकेत बच्चों को ध्यान इस ओर दिलाएं कि गन्ने के इन खेतों में सिंचाई के साधन होने के कारण बारिश के पानी के बिना भी खेती हो जाती है। जैसे यहाँ पर ट्यूबवेल के द्वारा है, नहर निकालना है, ये सब बताए गए हैं कि इन किन माध्यमों से हो जाता है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। गुड़ और पूरण पोली, चने की दाल की मीठी रोटियां जो है वो होती हैं। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हो, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रह सकते हैं, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। यदि ना मिले कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये प्रश्न आपके लिए जो कि हमने पढ़ा उसी से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाले उपज पर अधिकार हो जाता है। ये एक्ट कहाँ से लिया गया है? वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1972 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 या भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा।
लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।